बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में बेसिक जानकारी लिए थे। डिटेल हमने देखे थे कि माइक्रो इकोनॉमिक एक्चुअल में होता क्या है, उसकी स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब मैंने बताया था, यूजेस क्या होते हैं। आज के दिन से बेटा हम लोग इसका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक रहेगा। बेटा ये अगेन हमारे 3 बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से इसको करिएगा ये क्वेश्चन को। बेटा फीचर्स का बेसिकली मतलब होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक की जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे को क्या क्या उससे होने वाले फ़ायदे हैं। ठीक है, अच्छाई क्या है उसकी। ठीक है, तो हम वो उसे पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक के फीचर्स में। माइक्रो इकोनॉमिक इज़ अ ब्रांच ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक। माइक्रो डील विथ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। ठीक है, मैंने बताया था नेशनल इनकम के बारे में अगर हमारे को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो हम MA मैक्रो इकोनॉमिक में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे ही इंडिविजुअल को उठाया, जैसे स्मॉल पार्ट, मतलब एक इंसान कितना कमाता है, ठीक है, तो वो स्टडी किस में आएगी बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। इट स्टडी द इंडिविजुअल यूनिट सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर एक्सेट्रा। फैक्टर्स मतलब अलग अलग टाइप की जो चीज़ें हैं जो अफेक्ट करेगी हमारे को, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, ये फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो बेटा ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ से इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर एक्सेट्रा, ये बेटा वर्ड पूरे के पूरे अच्छे से लर्न करिए। इससे या आपको ये वर्ड हर इसमें देखने को मिलेंगे बेटा। ठीक है, चलिए आगे इसको कंटिन्यू करता हूं मैं। इसके फीचर्स पे आते हैं। पहले बेटा ये नोट्स के अंदर में मैंने पूरे याद कर, आपको पूरे के पूरे लर्न हो जाए उसके लिए मैं सभी की कोडिंग वर्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कोड से याद रख लीजिए या सीक्वेंस ऊपर नीचे भी होगा तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं इसमें कि प्राइजिंग थ्योरी कैसे है। प्राइजिंग थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक का फीचर्स कैसे हैं। तो बेटा पहले मैंने बता चुका हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक में हम इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे बोलता है प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी मतलब होता है कि एक कमोडिटी की मैं कैसे प्राइस को डिटरमाइन कर सकूँ। ठीक है बेटा, हर कमोडिटी को बनाने के लिए 4 फैक्टर प्रोडक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, ऐसे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कंट्रीब्यूशन से क्या बनता है? एक कमोडिटी बनती है। ठीक है, तो हम मार्केट की पूरे कमोडिटी की प्राइस को डिटरमाइन नहीं करें, हम इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअल की स्टडी करूंगा तो किस में क्या कवर करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक में कवर करेगा। ठीक है, देखते हैं इसको। माइक्रो इकोनॉमिक डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आप भूल गए होंगे तो मैं एक बार और रिकॉल करके दिखाता हूँ बेटा। इसमें ये मैंने इस टाइप का बताया था आपको। डिमांड कर्व क्या होता है? स्लोप डाउनवर्ड्स। ठीक है, सप्लाई कर्व क्या होता है? अपवर्ड। ठीक है, ये अपवर्ड गया और ये डाउनवर्ड्स आया। इनके इंट्रैक्शन से जो बना उसे क्या बोलते हैं हम? प्राइस। पॉइंट समझ में आया आपको? इसे बोला जाता है प्राइस। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि प्राइस हम पूरे गुड्स की नहीं निकाल रहे हैं, एक इंडिविजुअल गुड्स की निकाल रहे हैं। एक सिंगल गुड्स की क्या प्राइस होगी, और अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो एक इंडिविजुअल कमोडिटी की क्या, मतलब अगर कोई सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस सर्विसेज की कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब एक लेबर को मैं कितना दूं, ठीक है, कैपिटल के अगेंस्ट में कितना दूं, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, अगर कोई इंटरप्रेनर है तो उसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो सब चीज़ें। हैंस इट इज़ नोन एज प्राइस थ्योरी। ठीक है बेटा, इसे हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, कि हम प्राइस को कैसे डिटरमाइन करें वो कवर किस में होगी बेटा? प्राइस थ्योरी के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर
हर टाइप के मार्केट को एनालाइज करने के लिए मुझे माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर लाइक एज परफेक्ट कंपटीशन। पहले नया वर्ड आया बेटा परफेक्ट कंपटीशन, इसे क्लियर करते हैं। हम मार्केट में जाते हैं बेटा, मार्केट में देखने को मिलता है बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, ठीक है। मतलब लाइन से मार्केट में दुकान लगी हुई है। हम कौन से मतलब एक ऐसे सप्लायर को प्रेफर करना पसंद करते हैं जो हमारे को बहुत कम रेट में कमोडिटी प्रोवाइड कर दे, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या मिलता है, हमारे को सस्ते में कमोडिटी मिल जाती है, ठीक है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है और बिल्कुल टफ कंपटीशन है। कोई भी कस्टमर, अगर कोई भी सप्लायर, ठीक है, अगर कोई भी सप्लायर हायर प्राइस चार्ज करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है उसके पास कोई नहीं जाने वाला। तो ये कंडीशन होती है परफेक्ट कंपटीशन की, ठीक है। मोनोपोली एक नया वर्ड आया है इसमें बेटा, मोनोपोली। मोनोपोली में होता है सिंगल सेलर है। सिंगल सेलर मतलब अपन देखते हैं ना कि एक पर्सन है जो इंडिविजुअली कमोडिटी बेच रहा है, उसके अलावा कोई कमोडिटी बेचने वाला है नहीं, तो वो अपने मर्जी से ही प्राइस चार्ज करता है, तो इट मीन्स उसमें क्या है, मोनोपोली। ओलिगोपोली में क्या होगा बेटा, ओलिगोपोली में सेलर तो है लेकिन सफिशिएंट है, मतलब कंपटीशन इतना टफ नहीं है जितना कि परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने देखे थे। कंपटीशन ओलिगोपोली में है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है लेकिन फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स है बेटा इसमें। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको बेटा। मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, जैसे साबुन बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर किसी पर्सन को लाइफबॉय का साबुन पसंद है, ठीक है, और किसी पर्सन के पास में लाइफबॉय की एजेंसी है, तो मैं एक बात बताता हूँ आपको उसमें कि अगर किसी को लाइफबॉय पसंद है तो वो 10 रुपये से अगर वो कमोडिटी 20 रुपये पे पहुँच जाए लेकिन तो भी वो लाइफबॉय ही खरीदेगा। इसमें मोनोपोली है लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूट में अगर कंज्यूमर जाना चाहे तो सब्स्टिट्यूट खरीद सकता है। सब्स्टिट्यूट मतलब ऑप्शन, ठीक है। अपन सोचते हैं ना कि ये कमोडिटी महंगी जा रही है तो उसका ऑप्शन क्या, ठीक है, तो दूसरी भी कमोडिटी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। पॉइंट समझ में आया। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब ऐसा कंपटीशन जहां पर एक कमोडिटी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है लेकिन हम उसके सब्स्टिट्यूट में गए क्या, नहीं। समझ में आई बातें आपको। तो बेटा यहाँ पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर को अगर मेरे को एनालाइज करना है तो उसके लिए एक मार्केट की कंडीशन को एनालाइज करना जरूरी है कि परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, मोनोपोली कोई चला रहा है, ओलिगोपोली है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझा के दिया, ठीक है। फिर है स्लाइसिंग मेथड। इस वर्ड को तो बेटा बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्लाइसिंग मेथड क्यों बोला गया है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक स्लाइसिंग मेथड को यूज़ करता है। स्लाइस करना मतलब होता है टुकड़े करना, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या कर रहा है बेटा, मिलियनथ पार्ट की स्टडी करता है। मिलियनथ पार्ट में क्या होगा, और टुकड़े करके करके उसकी डीपली स्टडी करने की कोशिश करता है, ठीक है। देखते हैं इसमें माइक्रो इकोनॉमिक यूज स्लाइसिंग मेथड, इट स्प्लिट और डिवाइड द एंटायर इकोनॉमिक इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। मतलब वो सभी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब पूरे इकोनॉमिक की स्टडी नहीं कर रहा है, उसमें से कुछ पोर्शन को ले रहा है और स्प्लिट कर रहा है, और स्प्लिट करना मतलब टुकड़े करके और उसकी स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल, जैसे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम, वर्ड ध्यान से देखिएगा, इंडिविजुअल वर्ड आया है, ठीक है, आउट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। अगर नेशनल इनकम की स्टडी करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा अपना मैक्रो इकोनॉमिक, और अगर मैं इंडिविजुअल की स्टडी करूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक। ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल किस में आ जाएगा, MI में, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। और अगर मैं एग्रीगेट की बात करूँगा तो वो किस में कवर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एग्रीगेट में, ठीक है। मैक्रो की बात करूँगा तो वो एग्रीगेट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर बोलता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, तो हम लोगों ने पहले से स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करेंगे, ना कि ग्रुप के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक में। माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एक्सेट्रा, ठीक है बेटा।
ये पॉइंट भी हम लोगों ने देखे। फिर पार्शियल इक्विलिब्रियम, ये वर्ड बेटा पहले इसको समझिए, पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, देखिए बेटा हम लोग दो चीज़ों के बीच में एक बेनिफिट जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको रीड करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इक्विलिब्रियम मीन्स द बैलेंस between two factors. Microeconomic study the behavior of individual economic unit like individual firm, individual consumer, individual household. However, while doing so, it isolates the individual unit from other force and study the equilibrium independently. Hence, the micro deal with the partial equilibrium. मैं आपको इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूँ। देखिए, हमने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में मैंने बताया था। मैं पहले आपको डिमांड के बारे में बताता हूँ। प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा। ठीक है, ये था डिमांड आपका, ये है आपका प्राइस। ठीक है, प्राइस बढ़ी, डिमांड और कम हो गई। ठीक है, प्राइस और बढ़ी, डिमांड और कम हो गई। ठीक है बेटा, दिखा आपको। ठीक है, अब थोड़ा ना डिमांड के हिसाब से बताया, ये स्लोप कैसा गया आपका, ये गया बेटा आपका डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये गया आपका स्लोप डाउनवर्ड्स। ठीक है, चलिए अब मैं सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। अब यहाँ डिमांड की जगह मैं लिखता हूँ सप्लाई। ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। देखिए, प्राइस कम थी तो मैं सप्लाई क्या करूँगा, कम। दिख रहा है नीचे से आपको। ठीक है, प्राइस और बढ़ी, सप्लाई क्या हो गई, और बढ़ा दिया मैंने। प्राइस और बढ़ी तो सप्लाई और बढ़ा दिया। इसका स्लोप क्या गया, अपवर्ड। ठीक है, अब दोनों का एक इंटरेक्शन पॉइंट निकाला, यह आया, दैट इज कॉल्ड एज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब पॉइंट समझ में आया। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब हम डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स से उसके एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, दैट कवर्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है बेटा, कि हमने इंडिविजुअल की कैसे स्टडी करे, उसमें कितनी सप्लाई कितनी डिमांड, तो बेटा यहाँ पर वही वर्ड को समझाया गया है। ठीक है, ये बोलता है इक्विलिब्रियम मीन्स द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। किसके बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर, मतलब सप्लाई एंड डिमांड के बीच के जो बैलेंसिंग फिगर होगा या उसका जो एक इंटरसेक्शन होगा, वही क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए, बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन क्यों बोला गया है, क्योंकि बेटा माइक्रो इकोनॉमिक जो स्टडी करता है कुछ एजम्पशन बेस पे स्टडी करता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक लॉ बीइंग विथ द फंडामेंटल एजम्पशन अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। ये वर्ड का मतलब क्या है समझिए। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक में बेटा ये वर्ड आपको हमेशा हर जगह पे देखने को मिलेगा, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अगर हर चीज़ें स्थिर रहेगी तो। एक एग्जांपल देखते हैं और मैं आपको उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। सब्जी मार्केट में गए हम, वहाँ पर सब्जी बेचने वाले दो जन थे। ठीक है, दो जन गोंदिया वाले ही थे और वो एक सब्जी को 50 रुपये किलो में बेच रहे थे। ठीक है, अब दोनों के पास में एक सेम टाइप की कमोडिटी थी। ठीक है, अब वो तीसरा बंदे को, वो बाहर का था, उसको घर जाना था। उसने क्या किया, 40 रुपये के जगह पे 50 रुपये की जगह पे उसने 30 रुपये में वो कमोडिटी बेच के चला गया। ठीक है, अब आपको क्या देखने को मिला, हर वो प्रोड्यूसर है, वो बनाने वाला है वो कमोडिटी को, वो क्या सोचता है जितनी ज़्यादा प्राइस मिलेगी उतनी ज़्यादा सप्लाई करूंगा, लेकिन उसने क्या किया, कम रेट में बेच के चला गया। बात समझ में आई आपको कि वो कम रेट में क्यों बेच के चला गया, क्योंकि उसको नीड थी पैसे की, उसको घर जाना था, तो इसलिए वो चला गया। बात समझ में आई आपको। तो ऐसे कुछ एजम्पशन है। ठीक है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक क्या बोलता है कि ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं चलेगी। ये बोलता अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हर चीज़ें कांस्टेंट रहेगी तो रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक एज्यूम परफेक्ट कंपटीशन। इसमें मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों बोला गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा इसमें कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा।
ऑल एजम्पशन आर अनरियलिस्टिक। ठीक है, ये बोलता है कि कुछ एजम्पशन है वो अनरियलिस्टिक है। ठीक है, कोई हम एजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे हालांकि, ठीक है, जिसका रियलिटी में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ एजम्पशन माने जाते हैं इसमें। दे मेक द एनालिसिस सिंपल। ठीक है, और उससे क्या होता है कि स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म का मतलब होता है बेटा सब जगह पे सबसे ज़्यादा फायदा लेने वाला। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द key tools in a microeconomic analysis. The term marginalism means change brought about in the total by additional unit. Marginalism analysis help to study the variable through the change producer and the consumer take economic decision using this principle. तो ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल में क्या बताया मैंने बेटा कि सिंपल सा कोई भी पर्सन हो, अगर वो कोई प्रोड्यूसर हो या फिर कोई कंज्यूमर हो, देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो हमेशा यही सोच के कोई कमोडिटी को कंज्यूम करने की कोशिश करता है एक कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर उसको वही सोच के बेचने की कोशिश करता है जिससे वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सके। आई बात समझ में? चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्कोप इज लिमिटेड। स्कोप इज लिमिटेड क्यों बोला गया है? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक एक स्लाइसिंग मेथड को यूज करके डीप टू डीप स्टडी करने की कोशिश करती हैं। इसमें क्या हुआ कि जो स्टडी लेवल है, जो स्टडी का कवरेज है, वो क्या होगा? लिमिटेड। वो वास्ट स्टडीज कर पाएंगी क्या? नहीं। ठीक है, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट। इट डज नॉट डील, ठीक है, वर्डिंग ध्यान से समझिएगा, किसी भी इंडिविजुअल की स्टडी कर रहा है तो उसका स्कोप क्या हो गया? लिमिटेड। मतलब वो ज़्यादा की स्टडी कर पा रहा है क्या? नहीं, वही इंडिविजुअल की और स्प्लिट कर करके, स्लाइसिंग कर करके उसकी स्टडी कर रहा है। ठीक है, इट डज नॉट डील विथ नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी MI नहीं करता, माइक्रो इकोनॉमिक नहीं करता, वो कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक। इसीलिए बोला गया है इसको लिमिटेड स्कोप। लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब बेटा जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तब ये वर्ड आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ये इंडिविजुअल में तो आएगा नहीं। ठीक है, ये तो नेशनल लेवल पे, तो वो माइक्रो अपना मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी में आएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें किस में आएगी? MI में। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल की स्टडी करना ये माइक्रो इकोनॉमिक में, और यहाँ पे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वास्ट लेवल पे स्टडी करना दैट कवर्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक, MA में कवर होगा बेटा। ठीक है, इसमें बेटा मैंने आपको अभी पूरे के पूरे इसके फीचर्स समझा के दिया। ठीक है बेटा, चलिए इसके आगे का एक क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक के हमारे को इंपॉर्टेंस देखना है। देखो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़े कि माइक्रो इकोनॉमिक बेसिकली एक स्लाइसिंग मेथड्स को यूज़ करती है जिसमें हम डीप टू डीप स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल तरीके से हम सोच के देखते हैं कि अगर हमारे पास स्मॉल स्टडी नहीं है, अगर हम मिलियनथ पार्ट की स्टडी नहीं कर पाएंगे तो हम वास्ट लेवल पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ये सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक का बेनिफिट है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्वेश्चन। और बेटा ये एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीटेड हो चुका है, आपके सामने में लिखा हुआ है, अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। माइक्रो इकोनॉमिक इज अ ब्रांच ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक डील विथ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशन इकोनॉमिक। इट स्टडी द इंडिविजुअल यूनिट सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर। फिर से वही बात आ गई बेटा, वही बात रिपीट कर रहे हैं। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, फैक्टर। ठीक है, वर्ड फिर से फैक्टर आया, फैक्टर और प्रोडक्शन को बोला गया है।
ठीक है। तो बेटा इसका क्या इंपॉर्टेंस है, माइक्रो इकोनॉमिक हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इसका क्या यूजेस है, ठीक है, इसको मैं डिटेल में आपको इसकी इंपॉर्टेंस में एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो क्लियर बोल दिया, प्राइस डिटर्मिनेशन। बेटा बहुत बार हम लोगों ने ये प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कवर किए थे। देखिए यहाँ पर भी सेम वही पॉइंट को कवर किया गया है। यहाँ पे पहला देखे थे हमने प्राइसिंग थ्योरी, वही पॉइंट को यहाँ पे फिर से कवर किया गया है, प्राइस डिटर्मिनेशन। मैंने आपको उसमें चार्ट उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था कि सप्लाई और डिमांड कर्व, ठीक है, ये आपका सप्लाई कर्व, ठीक है, अपवर्ड जाता है, उसके बाद में डिमांड कर्व डाउनवर्ड्स आता है, ठीक है, और दोनों के इंट्रैक्शन जो पॉइंट बनता है इसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। यही क्या होती है हमारी प्राइस, ठीक है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके देता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन हाउ द प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें, अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक, ठीक है। अब ये फ्री मार्केट इकोनॉमिक का मतलब क्या है कि बेटा पहली बात कि अगर मैं मार्केट में कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, मार्केट के लिए अपने कंज्यूमर के लिए कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे ये तो पता रहे कि मैं किसको प्रोड्यूस करूँ, कितना प्रोड्यूस करूँ। तो इन सभी को जानने के लिए मुझे माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करना पड़ेगा। अगर माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी मैं करूँगा ही नहीं तो मैं इन सभी चीज़ों की स्टडी नहीं कर पाऊँगा। एक एग्जांपल देखते हैं। पहले बात समझ के देखिए कि अगर मैंने कोई फूड आइटम का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, फूड आइटम का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो फूड आइटम मार्केट में सेल आउट करना है मुझे, तो सेल आउट करने से पहले उसकी डिमांड को एनालाइज करना चाहिए मुझे कि एक्चुअल में मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है, ठीक है। अगर डिमांड रहेगी तो मैं प्रोड्यूस करूंगा, अगर डिमांड उतनी नहीं रहेगी तो मैं प्रोड्यूस करूंगा क्या, नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 50 कमोडिटी की मार्केट की डिमांड है, अगर मैं 100 प्रोड्यूस कर लूँगा तो 50 तो अनयूजफुल रह गई, ठीक है। हालांकि बेटा अपने स्टॉक में है, लेकिन पहले एनालाइज करके हमें कुछ काम करना चाहिए। अगर मैं एनालिटिकल स्टडी करूंगा तो किस में कवर होगी, माइक्रो इकोनॉमिक में, ठीक है। इसमें देखते हैं, अ फ्री मार्केट इकोनॉमिक रिफर टू एन इकोनॉमिक वेयर द इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें तीनों पॉइंट इसमें कवर होंगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करूं, ठीक है। हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, पहले डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, तो उसके बाद में मैं ये सोचूंगा कि कितना प्रोड्यूस करूं, ठीक है। फिर बोलता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करूं मैं उसको, आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल, देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी इन डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन। तो बेटा दूसरा तो कोई इंटरफेरेंस करने वाला नहीं है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन करने वाला है, वो इसको एनालाइज करे, तो वो ये सब तीनों पॉइंट पे एनालाइज करेगा, तो ये किसकी स्टडी हो गई बेटा, ये हो गई माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ सच फ्री मार्केट इकोनॉमिक, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक के अंडर में कवर करता है। तो बेटा ये सब चीज़ों को स्टडी करना एक माइक्रो इकोनॉमिक का बेसिक फंडामेंटल रूल है, उसके बिना ही वो आगे बिजनेस में सक्सेस कर पाएगा और बिजनेस को आगे और अच्छे से कर पाएगा, ठीक है, प्रोसीड कर पाएगा। बिजनेस डिसीजन, तो बेटा बिजनेस डिसीजन भी एक माइक्रो इकोनॉमिक है, ठीक है। क्यों बिजनेस डिसीजन बोला गया है, इसमें एक वर्ड बोला गया है क्रूशियल बिजनेस डिसीजन, लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स। क्यों बोला गया है प्राइस ऑफ गुड्स का डिटर्मिनेशन, ये एकदम क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा मार्केट में ध्यान से समझिएगा, कोई कमोडिटी ऑलरेडी 10 रुपये में बिक रही है, ठीक है, और मुझे मार्केट में अपनी कमोडिटी को बेचना है, तो वो तभी बिक पाएगी जब वो कमोडिटी मार्केट के रेट से कम हो और क्वालिटी अच्छी हो। बात समझ में आई आपको। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर वो कमोडिटी 10 रुपये की जगह पे 9.5 रुपये में अगर अवेलेबल हो जाए तो कंज्यूमर उस कमोडिटी को लेने के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ये तभी वो कर पाएगा जब वो प्राइस को डिटरमाइन कर सके। तो प्राइस का डिटर्मिनेशन कहाँ आएगा बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक में, ठीक है।
नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मुझे कितने रुपए की वो कमोडिटी की कॉस्ट आ रही, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये डिटरमाइन करना भी माइक्रो इकोनॉमिक में आएगा। फिर नेक्स्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द आउटपुट एंड द प्रॉफिट, तो मैं इंडिविजुअल आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्क में नहीं, पहले इंडिविजुअल का प्रॉफिट निकालूंगा तब मैं बल्क में निकाल पाऊंगा। तो इसका मतलब है बेटा कि बिजनेस डिसीजन के लिए माइक्रो इकोनॉमिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है इसमें फोर्थ, फॉर्म्स बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक, रिसोर्स आर स्केयर and the government must allocate such resource properly for ensuring maximum social welfare. A microeconomic analysis help the government in optimum allocation. Optimum allocation मतलब maximum allocation of resources, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम available resources को use कर सकें, that is optimum allocation of resources. आगे है एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द स्केयर रिसोर्स इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम वेलफेयर, इट ऑल्सो स्टडी हाउ टैक्स अफेक्ट अ सोशल वेलफेयर। ठीक है बेटा, कि यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिविजुअल जैसे गवर्नमेंट को हम टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करके गवर्नमेंट से हमें क्या फ़ायदा मिल पा रहा है, तो इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे तो हम माइक्रो लेवल पे आ पाएंगे, मैक्रो लेवल पे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। सबसे पहले जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में, ठीक है बेटा, तो गवर्नमेंट ने इतने हार्श, इतने डिफ़िकल्ट रूल्स एंड रेगुलेशन रखे थे जीएसटी के लिए कि आपको मंथली रिटर्न भरना पड़ेगा, आपको 10 तारीख को परचेज का डिटेल, उसके बाद में 20 तारीख को सेल्स का डिटेल, ऐसा अलग अलग टाइप के डिटेल्स फाइलिंग करना पड़ेगा जीएसटी के अंडर में। ठीक है, फिर उसके बाद में कंसोलिडेटेड रिटर्न जाएगा, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन गवर्नमेंट ने रख दिए थे। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं गवर्नमेंट ने जब इंडिविजुअल लोगों पे स्टडी किए तो लोगों को मैं देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, वो बिजनेस करे या डिटेल फाइंड आउट करे, उसकी फाइलिंग करे, रिटर्न भरे। समझ में आ रही बातें? तो गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी डिटरमाइन करने से पहले स्मॉल लेवल पे स्टडी करती है। इट मीन्स गवर्नमेंट क्या यूज़ करती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक इज़ यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। गवर्नमेंट मतलब टैक्सेशन कितना चार्ज करें, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट कितना खर्चा करें। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस पॉलिसी, जैसे कुछ कमोडिटी की प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है, तो वो कितना प्राइस रखें। दिस पॉलिसी हेल्प द गवर्नमेंट टू अटेंड इट्स गोल एंड इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये सब सोचेगी तब वो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी डिटरमाइन कर पाएगी। इसको एक इन्वर्स सोच के देखिए, अगर गवर्नमेंट ने इनकी स्टडी नहीं की, मतलब माइक्रो लेवल पे स्टडी नहीं करी, तो वो उनकी जो प्लानिंग है वो टोटली क्या हो जाएगी, फेल्यूर प्रूफ हो जाएगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसमें, एक्सप्लेन एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, पहली बात तो फॉरेन ट्रेड पे जाने से पहले फॉरेन ट्रेड स्टडी करना है तो दैट कवर इन MA मैक्रो इकोनॉमिक। लेकिन अगर मुझे फॉरेन ट्रेड पे जाना है तो पहले मुझे स्मॉल लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा कि क्या मैं अपनी कंट्री की बेसिक फंडामेंटल नीड फुलफ़िल कर पा रहा हूँ। अगर वो पूरी फुलफ़िल कर पाएगा तब ही वो फॉरेन पे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट ऑफ टैरिफ। टैरिफ बोले तो टैक्स, टैक्स को टैरिफ बोला जाता है। ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज, गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। गेन मतलब क्या फ़ायदा हो रहा है उनको, जो अब हम फॉरेन कंट्री मतलब इंडिया में कमोडिटी ना बेचते हुए फॉरेन कंट्री में अगर हम कमोडिटी बेचते तो कितना फ़ायदा है टू अ पर्टिकुलर कंट्री।
ठीक है। तो ये सब चीज़ों की स्टडी के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, फॉरेन ट्रेड की स्टडी करने से पहले, मतलब फॉरेन में जाने से पहले, फॉरेन कंट्री को अगर हम कमोडिटी बेच रहे हैं तो उनको बेचने से पहले हम स्टडी कहाँ की करेंगे, हमारी कंट्री में, कि मैंने अगर एक कमोडिटी इंडिया में बेच रहा हूँ या किसी और कंट्री में बेच रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ पे, तो मैं इंडिविजुअल पहले स्टडी करूंगा, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है बेटा। तो अभी तक हम लोगों ने यही देखे इसमें कि इंडिविजुअल बेसिस पे हमारे को पहले स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। इसमें नेक्स्ट है बेटा 7 पॉइंट है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। ठीक है। इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमी हेल्प in understanding various complex economic situation by way of simple economic model. Economic model are built using a various economic variables. ठीक है। अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स कैसे हैं कि इकोनॉमिक में मतलब हम कंट्री के एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, ठीक है, उसको हम कैसे यूज़ करें और यूज़ करके हम हमारे इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर को बढ़ा सकें। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी एक मतलब नरेंद्र मोदी जी ने एक इंफॉर्मेशन दी है सभी को, आत्मनिर्भर भारत, ये नाम सुने होंगे आपने। आत्मनिर्भर भारत, ये उन्होंने जो पॉलिसी डिटरमाइंड की है ये वही सोच के की है जो आपका इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग है। ठीक है। आप समझिएगा इसको, मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इनका आत्मनिर्भर भारत का इंटेंशन है कि जो भी कमोडिटी हम फॉरेन कंट्री से बुलाते थे, ठीक है, जैसे हम चाइना से बुलाते थे कुछ कमोडिटी को, वो हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करें। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम फॉरेन कंट्री से बुलाना बंद हो जाएगा, वो कमोडिटी हमारे इंडिया में ही बनेगी और वो इंडिया में बनने के बाद में इंडिया में ही सेल होगी, तो फ़ायदा हमारी कंट्री को ही मिलेगा। ठीक है बेटा। तो ये सब होते हैं इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। ठीक है। हम हमारी कंट्री की ही इकोनॉमिक को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। मतलब हम बाहर के लोगों पर डिपेंडेंट है क्या? नहीं, हम हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस टर्म, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है। तो हम अलग अलग टाइप से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये कमोडिटी अगर हमारे कंट्री में ही अवेलेबल हो पा रही है तो हम फॉरेन कंट्री से वो कमोडिटी को क्यों बुलाएं। ठीक है बेटा। आत्मनिर्भर भारत का एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिएगा तो आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान क्लियर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इकोनॉमिक मॉडल जनरली कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक behavior. Some example of economic model are production, possibility. ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे इन्होंने मॉडल्स निकाले हैं जो दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन मैंने बेटा जो एग्जांपल बताया वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। इस लेक्चर में बेटा मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक के फीचर्स बताया। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक के इम्पोर्टेंस देखे हम लोगों ने। ठीक है। ये आप लोगों को बेटा यहाँ तक जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हो 2 क्वेश्चन कवर अप है और दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके सामने मतलब नोट्स में लिखा हुआ है कि ये कब कब रिपीटेड आए हुए हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग MA मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में स्टडी करेंगे बेटा। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है। और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए थैंक यू वेरी मच।